एक युवा महिला की मौत हो गई है और अधिकारियों का कहना है कि यह कथित तौर पर उसके बॉयफ्रेंड के पिता के हाथों हुआ। विटनी रॉबिन्सन, जो कि सपनों की जिंदगी जी रही थी, वो हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी, करियर शुरू कर रही थी और उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी थी। अब सवाल है, उसकी मौत कैसे हुई? शुरुआत में ये एक हादसा लग रहा था, लेकिन अब अल्बामा की पुलिस एक पिता पर गंभीर आरोप लगा रही है, जिनके वकील दावा करते हैं कि वो निर्दोष हैं और एक सम्मानित व्यक्ति हैं, कोई अपराधी नहीं। क्या बदल गया जिससे जांच ने चौंकाने वाली दिशा ली? ये केस लॉ एंड क्राइम ने प्रस्तुत किया है। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। करीब 2 महीने तक विटनी रॉबिन्सन नाम की एक महिला की मौत एक हादसा लग रही थी। उसे उसके बॉयफ्रेंड के घर पर गोली मार दी गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने जांच जारी रखी। मैं आपको यहां विटनी की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वो सिर्फ 22 साल की थी। उसने पिछले साल ऑबर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। वह रिचमंड वर्जीनिया की थी, लेकिन विटनी ऑबर्न आई क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य पता था। वो इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करना चाहती थी और हमें वास्तव में उसका इंटीरियर डिजाइन इंस्टाग्राम भी मिला। आप उसकी स्टाइल देख सकते हैं। उसके पास उस क्षेत्र के लिए पैनी नजर थी जिसमें वो काम करने का सपना देखती थी। वो ऑबर्न में सरोरिटी सदस्य थी और कई लोग उसे प्यार करते थे, जैसा कि कई लोग एसईसी स्कूल्स में करते हैं। उसने कॉलेज फुटबॉल से प्यार किया और परिवार के करीब थी। उसकी शोक सूचना में लिखा है, उद्धरण, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि विटनी का जीवन का अंतिम अध्याय बर्मिंघम अल्बामा में उसकी दुखद अप्रत्याशित मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले घटेगा। विटनी अपने नए रोल रेस्टोरेशन हार्डवेयर में ट्रेड कंसल्टेंट के रूप में वैसे ही आगे बढ़ रही थी जैसा हमें पता था। ये अद्भुत स्वतंत्र महिला अपने सफल करियर की दहलीज पर थी, जो इंटीरियर डिजाइन में था। वही नौकरी जिसकी उसने हमेशा से चाहत की थी जब वह छोटी बच्ची थी और HGTV देखती थी। उस भूमिका में कम समय में ही विटनी की दयालुता, प्रतिभा, सजगता और ईमानदारी से उसके सहकर्मी और पर्यवेक्षक प्रभावित हो गए थे। विटनी को जानना, चाहे आप उसे कहीं किसी भी तरह, किसी भी वजह से या कितने ही समय के फौर जानते रहे हों, उसकी उज्जवल आत्मा से छू जाना और बदल जाना है। अब किसी भी जीवन का खो जाना हमेशा समझना मुश्किल होता है, चाहे वो कोई भी हो। इस मामले में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह कैसे हो सकता है, खासकर ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने जीवन में सही काम किए और देने को बहुत कुछ था। साथ ही अब तक पुलिस की जानकारी के आधार पर भी यह कैसे संभव है। अब इससे पहले कि हम इस जांच के बारे में जानें और यह समझें कि पुलिस ने आरोप लगाने का फैसला क्यों किया, मैं चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति की एक तस्वीर देखें। उनका नाम जेफरी स्कॉट टावर्स है। वे 54 साल के हैं। वे अल्बामा से हैं और उन्हीं पर विटनी की जान लेने वाली गोली चलाने का आरोप है। AL.com का कहना है कि वे उसके बॉयफ्रेंड के पिता हैं। अब ऐसा लगता नहीं है कि टावर्स का कोई सोशल मीडिया है। फिलहाल हमारे पास उनकी सिर्फ वही तस्वीर है जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, क्योंकि ये कहानी अब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है और वह उनकी गिरफ्तारी के समय ली गई तस्वीर है। यह तस्वीर तब ली गई थी जब पुलिस ने विटनी की मौत के मामले में आरोप लगाने की कार्रवाई करने का फैसला किया। अब मैंने टावर्स के वकीलों से संपर्क किया ताकि देख सकूं कि क्या वे हमें इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि क्या हुआ था, और उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल, उद्धरण, अपनी पूरी जिंदगी एक कर्मठ और सम्मानित नागरिक रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो आइए अब थोड़ा और बात करते हैं कि हमें विटनी की मौत कैसे हुई, इसके बारे में क्या पता है। मैं 7 मार्च की बात कर रहा हूं, जब पुलिस को ट्रस्टविल अल्बामा के एक घर में बुलाया गया था, जो बर्मिंघम से करीब आधा घंटा उत्तर पूर्व में है। वो शनिवार की रात थी और पुलिस के अनुसार करीब 9:20 बजे एक गोली चलने की खबर मिली थी। विटनी वो व्यक्ति थी जिन्हें गोली लगी थी। उन्हें बर्मिंघम के अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 11 बजे मृत घोषित किया गया। गोली जिस घर में चली वो ट्रस्टविल के एक बंद गली में है, और जो हम देख सकते हैं वो एक बहुत अच्छा इलाका है। इस मोहल्ले में कई बड़े घर हैं। हमने टावर्स का बैकग्राउंड चेक किया, जिससे पता चला कि उनका पता उसी सड़क पर है जहां पुलिस गई थी। अब 7 मार्च पर वापस चलते हैं। AL.com के अनुसार पुलिस ने उस समय की घटना को अलग थलग बताया था और कहा था कि जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर आप ट्रू क्राइम मामलों को फॉलो करते हैं तो ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी। पुलिस ने उस समय यह भी कहा था कि किसी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम, घटना की परिस्थितियां, इनमें से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। जेफरसन काउंटी अल्बामा के कोरोनर ने विटनी की मौत को दुर्घटना बताया, कोई आरोप नहीं लगाया, और उस समय यह कहानी एक त्रासदी लग रही थी।
और कुछ नहीं। ये कोई आपराधिक मामला नहीं लग रहा था। ये बस एक बेहद गहरे दुख और एक जान चले जाने का मामला था, जिससे एक परिवार और प्रियजन कभी उबर नहीं सकते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब ये एक आपराधिक मामला है, एक बहुत ही गंभीर आपराधिक मामला, और पुलिस ने विटनी के बॉयफ्रेंड के पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो विटनी को गोली मारे जाने और उस ट्रस्टविल अल्बामा के घर में मारे जाने के लगभग 2 महीने बाद ट्रस्टविल पुलिस विभाग ने कहा, उद्धरण, विभाग की आपराधिक जांच शाखा द्वारा की गई विस्तृत जांच के बाद जासूसों ने 11 मई 2026 को जेफरसन काउंटी जिला अटॉर्नी के कार्यालय के माध्यम से ट्रस्टविल के जेफरी स्कॉट टावर्स के लिए गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया। पुलिस ने जेफरी स्कॉट टावर्स पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार टावर्स को 11 मई को बिना किसी घटना के हिरासत में लिया गया और वे जमानत भरकर रिहा हो सके, और जमानत की राशि तय की गई थी। तो अब वो बाहर है, क्योंकि ये मामला अब आपराधिक न्याय प्रणाली से होकर गुजर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने जेफरी स्कॉट टावर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों से संपर्क किया। ये उनका पूरा बयान है जो उन्होंने हमें भेजा। उद्धरण, मिस रॉबर्टसन के साथ जो हुआ वो एक दुखद घटना थी। जहां हम समझते हैं कि न्याय प्रणाली को अपना काम करना चाहिए, वहीं हमें पता है कि तथ्य यह दिखाएंगे कि मिस्टर टावर्स का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी पूरी जिंदगी एक उत्पादक और सम्मानित नागरिक रहे हैं, और ये आरोप उन पर सही नहीं है। उद्धरण समाप्त। अब तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि घर के अंदर क्या हुआ था। हमें नहीं पता कि विटनी को कहां गोली मारी गई थी। हमें यह भी नहीं पता कि वो गोली चलने से पहले क्या हुआ था, और हमें यह भी नहीं पता कि पुलिस ने ऐसा क्यों कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है जैसा कि शुरू में माना गया था, बल्कि यह कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। एक आपराधिक आरोप है, गैर इरादतन हत्या का। फिलहाल साफ नहीं है कि टावर्स अगली बार कब कोर्ट में पेश होंगे, या पुलिस उस घर के अंदर क्या हुआ था जिससे विटनी की मौत हुई, इस बारे में जानकारी कब जारी करेगी। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस घर में क्या हुआ था, और ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं एक वकील से बात करूं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम इस मामले में वास्तव में क्या हो सकता है इस पर और बात करेंगे, मैं विटनी के बारे में थोड़ा और बात करना चाहता हूं। उसकी दोस्त ने ऑबर्न प्लेन्समैन छात्र अखबार को बताया, उद्धरण है, उसकी आत्मविश्वास, उसकी लगन। मैं एक दिन उसकी तरह बनने की इच्छा रखता हूं और उसके जैसे लक्ष्य चाहता हूं। जीवन के लिए वैसा ही जुनून चाहता हूं, क्योंकि उसने सच में अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिया। जो भी उसने किया उसमें पूरी तरह से। उद्धरण समाप्त। हमारे साथ जुड़िए और इस पर और बात करते हैं। जॉन फिलिप्स, पीड़ितों के अधिकारों के वकील, हमेशा की तरह हमारे साथ लॉ एंड क्राइम पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप अल्बामा को अच्छी तरह जानते हैं और वहां प्रैक्टिस भी करते हैं। इससे आपको क्या समझ आता है? इस मामले में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसे सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जब एक कोरोनर, काउंटी कोरोनर ने इसे मार्च में एक आकस्मिक गोलीबारी बताया था, लेकिन अब 2 महीने बाद जेफरी टावर्स पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। 2 महीने 4 दिन लगता है। हाँ, तुम जानते हो, अक्सर जो तुम होमिसाइड रिपोर्ट में देखते हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखते हो, वो बस होमिसाइड शब्द होता है। मैंने सवाल में ही बता दिया था। तुम जानते हो, कॉरोनर बस ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी आदमी ने किसी आदमी या औरत को मारा या नहीं, और वे क्यों या कैसे हुआ इसमें नहीं जाते। अब कभी कभी फॉरेंसिक तौर पर उनका इस्तेमाल गोली की दिशा देखने के लिए किया जाता है। गन पाउडर के अवशेष, स्ट्रिप प्लेटिंग, ये सारी चीजें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन, क्या, कब, कहां और कैसे। लेकिन जब आप हत्या, दूसरे दर्जे की हत्या, गैर इरादतन हत्या, आत्मरक्षा जैसी श्रेणियों में वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें बहुत सारे तथ्य आते हैं जो उस शरीर से बाहर के होते हैं, और इसलिए यह असामान्य है कि आप जानते हैं, एक मेडिकल एग्जामिनर ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहें कि मुझे लगता है कि यह गैर इरादतन हत्या है। ये बस व्यक्तिपरक हो जाता है। कितनी बार, और मुझे पता है कि आप सिविल मामलों पर काम करते हैं, लेकिन क्या गैर इरादतन हत्या जैसी जांच इतनी लंबी चलती है कि असल में क्या हुआ पता लगाया जा सके? आप जानते हैं, ये अक्सर और भी ज्यादा समय लेती हैं। तो जबकि गैर इरादतन हत्या के मामले में आप जानते हैं, आरोप पत्र की बात करें तो वो आम तौर पर एक आसान फैसला होता है, क्योंकि आप हत्या के लिए आरोप नहीं लगा रहे हैं। सही है, आपको एक ग्रैंड जूरी नहीं बुलानी पड़ती।
आपको टॉक्सिकोलॉजी या खून के छींटों के विश्लेषण का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो आप जानते हैं, इन मामलों में 1 साल लग सकता है। ये सामान्य से बाहर नहीं है जब पुलिस और अभियोजक इसे सही करने की कोशिश कर रहे हों। यहां, क्योंकि यह लगभग उसी की पुष्टि जैसा है जो हम जानते थे, ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा समय लग गया। यह फर्क यह है कि आप मुख्य रूप से गैर इरादतन हत्या के आरोप से निपट रहे हैं। आपको गवाहों के बयान, हाव भाव और प्रस्तुति से निपटना है, क्योंकि हमें ठीक ठीक नहीं पता कि क्या हुआ था। मेरे पास शायद कोई बंदूक जैसा प्रॉप नहीं है, इसलिए मैं शार्पी का इस्तेमाल करूंगा। आप जानते हैं, किसी के पास बंदूक थी और कुछ हुआ और वो चल गई और इस बेचारी लड़की की जान चली गई। और सवाल यह है कि आप जानते हैं, इरादे का स्तर क्या था, लापरवाही का स्तर क्या था। आप जानते हैं, एक बात है अगर आप किसी पर निशाना साध कर कहते हैं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आप जानते हैं, आपने एक इरादा जाहिर किया। लेकिन आमतौर पर गैर इरादतन हत्या में यह होता है, ये लापरवाह व्यवहार या आग्नेय अस्त्र के साथ आकस्मिक व्यवहार होता है, जो मेरे लिए हमेशा लापरवाह ही है, और इसी वजह से ये 2 महीने की जांच में आता है। जैसे कि गैर इरादतन हत्या, आप जानते हैं, उस श्रेणी में। अगर मैं पीड़ित के परिवार की जगह खुद को रखूं, जो अक्सर मेरे क्लाइंट होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरी बेटी अपनी कहानी नहीं बता सकती, क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है। हमें नहीं पता कि उस रात घर में और कौन था और क्या हो रहा था। बस इतना पता है कि वो शनिवार रात 9:20 बजे था। ये टावर का घर है, जो बहुत अच्छा है। लगता है ये एक बंद गली में है जहां ये सब हुआ। उन्होंने एक बात कही जो कहानी समझने में मदद करती है, जैसे हम सब इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, अगर ये मर्डर केस होता और ऐसा नहीं है, तो आम तौर पर व्यक्ति एक ने व्यक्ति दो को मार दिया और वो व्यक्ति दो को मारना चाहता था। एक अभियोजक को गैर इरादतन हत्या के मामले में क्या साबित करना होता है ताकि यह साबित हो सके कि कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या का दोषी है? सही है। तो आप जानते हैं, लोग क्लासिक के बारे में सोचते हैं, और मैं वास्तव में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा में लॉ स्कूल गया था। तो मैं जहां से लॉ स्कूल कर रहा था, वहां से करीब 1 घंटे दूर बर्मिंघम में यह घटना हुई थी। इलाके में लेकिन आप जानते हैं, लॉ स्कूल में क्रिमिनल डिफेंस, क्रिमिनल लॉ की बुनियादी पढ़ाई में लोग हत्या के बारे में सोचते हैं, है ना? जहां पर पहले से योजना बनाई जाती है, जहां हम किसी को मारने के बारे में सोच रहे होते हैं। आप किसी को मारना चाहते हैं, भले ही एक पल के लिए ही सही, है ना? यहां तक कि जूरी ने भी कहा है कि गाड़ी के डैशबोर्ड वाले खाने की तरफ हाथ बढ़ाना, उसे खोलना, वो भी पहले से योजना बनाने का समय हो सकता है। लोग अक्सर बड़े प्लान के बारे में सोचते हैं, जैसे मुझे इस इंसान से नफरत है, इन्हें जहर कैसे दूं? मैं गूगल पर रिसर्च कर रहा हूं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, वो उससे थोड़ा कम है, जैसे जोश में किया गया काम। सही है, जब आप गुस्से में होते हैं और अचानक सब बढ़ जाता है, जैसे रोड रेस में लड़ाई और फायरिंग शुरू हो जाती है। सही है, ये वो मामला नहीं है। तो अब बचता क्या है? एक बंदूक है, वो बाहर आती है, और उस हथियार का गलती से या लापरवाही से इस्तेमाल होता है, जिससे वो चल जाती है और किसी को चोट लगती है या किसी की जान चली जाती है। तो आप जानते हैं, यहाँ एक हादसा और लापरवाही दोनों मिल जाते हैं। अगर ये लापरवाही ज्यादा हो जाए, तो आप फिर से हत्या की श्रेणी में आ सकते हैं। और आप जानते हैं, आमतौर पर आप कुछ समय बाद आरोप लगाते हैं। आप सही आरोप लगाना चाहते हैं। आप जबरदस्ती आरोप लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे लगता है यही उनके पास सबसे अच्छा है। वे पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हैं, और आरोप बढ़ाने की कानूनी सीमा अभी भी सीमित समय के लिए है। अक्सर उन 2 महीनों में वे परिवार और घर के सभी लोगों से मिल चुके होते हैं, अगर वहां 2 से ज्यादा लोग थे। मुझे लगता है आप जानते हैं, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मान लेना ठीक है कि दूसरा युवक जिसके साथ वह जुड़ी हुई थी, जो शायद उसका बॉयफ्रेंड या कुछ था, वह शायद वहां मौजूद था। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां बंदूक पड़ी रहती है, कोई नाबालिग उसे उठा लेता है और माता-पिता पर अपराध का आरोप लगता है। अक्सर यह गैर इरादतन हत्या, मैनस्लॉटर होती है। Um, और ये वही समय होता है
जब लोग खुली पड़ी बंदूकें रखते हैं या बंदूकों को शराब के साथ खेलों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही नहीं। और यही बात है। और जैसे अल्बामा एक राज्य के रूप में भी ऐसा राज्य है जहां मेरी समझ में बंदूक कानून उतने सख्त नहीं हैं जितने शायद मैसाचुसेट्स या न्यूयॉर्क जैसे किसी स्थान पर होते हैं। इस स्थिति में और फिर से हमें नहीं पता। मैं बस ये स्पष्ट कर रहा हूं, हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के अंदर क्या हुआ था। उसे $50,000 की जमानत पर रखा गया है। जब ट्रस्टविल पुलिस विभाग ने गिरफ्तारी की घोषणा की, तो उनकी पोस्ट पर सबसे ज्यादा यही पूछा गया कि आप कथित तौर पर किसी की जान कैसे ले सकते हैं, भले ही मामला गैर इरादतन हत्या जैसा हो। फिर भी आपको ऐसी जमानत मिल जाती है जिससे शायद जेल में एक रात भी ना बितानी पड़े। हाँ, ये चीजें परिवारों को बर्बाद कर देती हैं, आप जानते हैं। क्योंकि न सिर्फ तो जब मैं परिवारों को प्रेजेंटेशन देता हूं तो मैं यही कहता हूं, आप जानते हैं, मैं अल्बामा में प्रैक्टिस करता हूं। अब मेरी अधिकतर प्रैक्टिस फ्लोरिडा में है। लेकिन आप जानते हैं, जस्टिस की स्पेलिंग एक ही होती है, जस्टिस। ये मेरी कार की नंबर प्लेट पर भी है। किसी तरह मुझे वो मिल गया। लेकिन इसे परिवार अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। और जब वे सबसे बड़े अन्याय का शिकार होते हैं, है ना? जब कोई किसी को खोता है या क्वाड्रिप्लेजिक हो जाता है, खासकर जब बच्चा या माता-पिता की मृत्यु हो, तो आप चाहते हैं कि आपराधिक मामला पहले सही हो, है ना? अगर आपका हत्यारा सड़कों पर घूम रहा है, तो न्याय नहीं है। बहुत ही दुर्लभ। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे प्रशासनिक न्याय कहते हैं। ऐसा भी न्याय होता है, जैसे जॉर्डन डेविस के मामले में, जब उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। उसकी मां वास्तव में कांग्रेस वुमन बन गई, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से गुहार लगाना शुरू किया। कांग्रेस से गुहार लगाना शुरू किया और फिर लूसी मैकबेथ कांग्रेस वुमन बनने तक पहुंच गईं। वॉशिंगटन डीसी के अंदर बंदूक कानूनों पर काम करने लगीं। वो आंदोलन आपके भीतर होता है। सिविल केस भी उसी से जुड़ा है। और कभी-कभी जनमत की अदालत में दोनों जुड़ जाते हैं, जहां आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की कहानी बताई जाए। और इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। जब मैं पीड़ित के परिवार के साथ बैठता हूं और कहता हूं, चलिए, शायद मैं आपको अमेरिकी संविधान समझा दूं। मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास बिल ऑफ राइट्स है और जमानत कैसे मिलती है। उसे उचित जमानत और वकीलों से अकेले मिलने का अधिकार मिलना चाहिए। वे ये सब सुनना नहीं चाहते, है ना? क्योंकि उनकी बेटी को तो जमानत नहीं मिलती। उनकी बेटी तो इस दुनिया में चल फिर नहीं सकती। और हाँ, ये चुभता है। मुझे भी ये कम ही लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये उसका हिस्सा है। कि असलियत ये है कि ये बंदूक सेकेंड अमेंडमेंट द्वारा संरक्षित थी। बस इसे ऐसे छोड़ दिया गया या ऐसे इस्तेमाल किया गया जैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। क्या जमानत राशि से पता चलता है कि अभियोजकों का केस कितना मजबूत है, खासकर जब जज ने इसे $10,000 पर रखा हो, ना कि $1,00,000 या उससे ज्यादा? क्या इससे कुछ समझा जा सकता है? लेकिन आप जानते हैं, अगर वह 10% जमा करता है, तो वास्तव में ये ज्यादा पैसे नहीं हैं जो उसे जमा करने पड़ेंगे ताकि वह इस केस के आगे बढ़ने के दौरान बाहर आ सके। क्या जब आप इतनी कम जमानत राशि देखते हैं तो इससे कुछ पता चलता है कि जज इस केस को कैसे देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यह केस इतना मजबूत है? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जो जमानत राशि आप तय करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग से भी सार्वजनिक दबाव बनता है। आप जानते हैं, पुलिस से जुड़े मामलों में, जैसे कि किसी पुलिस अधिकारी पर हमला, आमतौर पर पूरे देश में ऐसे मामलों में ज्यादा जमानत राशि मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जजों के सामने वही पुलिस अधिकारी बार बार आते हैं, इसलिए वे पुलिस की सुरक्षा करना चाहते हैं। अगर वही हमला किसी बेघर व्यक्ति पर हो, तो उस पर उतनी बड़ी जमानत राशि नहीं लगेगा। क्या उन्हें लगना चाहिए? शायद। लेकिन ये अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहां अगर ये 20 साल के 19 साल के बच्चे होते और ये घटना होती कॉलेज से ग्रेजुएट युवाओं के बजाय, तो मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है। आप जानते हैं, अगर इसमें शराब शामिल थी। मुझे लगता है कि ये मायने रखता है कि प्रथम दृष्टया आधार और साबित करने का दायित्व पूरा करने की संभावना क्या है, जब कोई जज एक उचित जमानत तय करने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ, तथ्य मायने रखते हैं।
और आप जानते हैं, हमें नहीं पता कि राज्य द्वारा इसे कितना चुनौती दी गई थी, क्योंकि आमतौर पर वही कहते हैं, माय लॉर्ड, हम जमानत न देने की मांग करते हैं, या हम $1 मिलियन की जमानत चाहते हैं। आप जानते हैं, इतनी कम जानकारी होने के कारण शायद मैं इसका थोड़ा ज्यादा मतलब निकाल रहा हूं। जब मैंने जारी बयान देखा, जॉनी अमारी बर्मिंघम के आपराधिक रक्षा वकील का नाम था। उन्होंने अपने मुवक्किल के बारे में जो बात कही वो थी, हमें पता है कि तथ्य दिखाएंगे कि मिस्टर टावर्स का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वो हमेशा एक उत्पादक और सम्मानित नागरिक रहे हैं और इन आरोपों के लिए दोषी नहीं हैं। सम्मानित नागरिक वाली बात, उत्पादक होने वाली बात और आपराधिक इतिहास न होने वाली बात उस रात की घटना में शायद भूमिका नहीं निभा सकता, लेकिन आप इसे अपने मुवक्किल के लिए रखना चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनके पास सोशल मीडिया है। तो हमारे पास उस आदमी की एकमात्र तस्वीर उसकी गैर इरादतन हत्या के मामले की मग शॉट है। जब जो हुआ और हम उसके आसपास की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि आरोपी व्यक्ति का चरित्र कितना मायने रखता है, खासकर जब यह मामला ट्रायल तक जाता है या जाएगा। ये बहुत बड़ा है और जनमत की अदालत सबसे पहले इसमें अपनी पकड़ बनाती है। वकीलों को प्रेस को दिए जाने वाले बयानों में जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने अच्छा काम किया। अब मैं आपराधिक बचाव नहीं करता। शायद मेरे पास एक ही केस बचा है। जो एग्जॉटिक ने आपराधिक बचाव करने का मन ही खत्म कर दिया। लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने कहा है, ठीक है, ये तुम्हारी मुगशॉट है। मुझे एक अच्छी फोटो दो जिसे मैं बदल सकूं, वरना लोग वही उठा लेंगे। कभी कभी आप नहीं चाहते कि कुछ बाहर जाए। और जब बात आती है फिर से गैर इरादतन हत्या के आकलन में व्यक्तिपरकता की, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक विषयगत अपराध है। मैं कह रहा हूं, आप जानते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, जो परिस्थितिजन्य सबूत इसमें शामिल होते हैं, वे कभी कभी आपराधिक इतिहास, नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। और ऐसे मामले में जहां अब वह कुछ कह नहीं सकती, आप शुरू से ही उसके पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। आपका आपराधिक रक्षा क्लाइंट और कहा, देखिए, इस व्यक्ति की बात पर विश्वास किया जाना चाहिए, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। मामला जितना बड़ा होगा, व्यक्ति को उतनी ही परेशानी होगी, खासकर पिगली विगली या विन डिक्सी में। वैसे ये अलबामा है, पिगली विगली का जिक्र क्यों आया? बिल्कुल सही। लेकिन ये सब मायने रखता है और असर डालता है। ये जमानत पर भी असर डालता है और इस पर भी कि मामला कितनी जल्दी आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं, आमतौर पर इस समय तक हमारे पास कुछ तथ्य होते हैं। आप जानते हैं, जैसे बंदूक मेज पर छोड़ दी गई थी, या बंदूक को लिविंग रूम में इधर उधर फेंका जा रहा था, या जो भी वो स्थिति थी जिसने गैर इरादतन हत्या और मौत का कारण बना। आमतौर पर अब तक आपको ज्यादा जानकारी मिल जाती है। लेकिन आप जानते हैं, मैं बस इसी बारे में सोचता रहता हूं कि इस बेचारी युवती के परिवार के बारे में, जो शायद हमसे ज्यादा जानता है, लेकिन फिर भी शोक में और अंधेरे में है। आखिर में मुझे नहीं पता उसके परिवार ने वकील रखा है या नहीं, मुझे नहीं पता कि कोई सिविल कार्रवाई हो सकती है या नहीं, लेकिन गैर इरादतन हत्या का आरोप ऐसी किसी भी सिविल कार्रवाई को कैसे प्रभावित करता है जो उनके जैसे परिवार ले सकता है। हाँ, तो आप जानते हैं, सबसे पहले यहां एक गलत तरीके से हुई मौत का दीवानी मामला बनता है। आप जानते हैं, इसमें दावा दायर करने की कानूनी समय सीमाएं होते हैं, जो राज्य अनुसार 1-2 साल होते हैं। कुछ हफ्ते पहले अलबामा में एक परिवार ने मुझे कॉल किया, जो गलत तरीके से हुई मौत का दीवानी मामला आगे बढ़ाना चाहता था। उन्हें राज्य के अधिकारियों ने बताया कि दोष सिद्धि होने तक उनका मामला बनता है। मैंने कहा, दुर्भाग्य से ये सच नहीं है। यह मृत्यु यानी गोलीबारी की तारीख से शुरू होता है, जब सिविल पक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए जब वे शोक मना लें, तो भी खोए बच्चे का दुख कभी खत्म नहीं होता। फिर भी उन्हें उस मामले को आगे बढ़ाना और किसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक गलत तरीके से हुई मौत का दीवानी मामला है। अब सवाल यह है कि क्या इसका बीमा है, क्या संपत्ति है? यह पूरी तरह से अलग विश्लेषण है, लेकिन आप जानते हैं, यह गलत तरीके से हुई मौत के दीवानी मामले के मानदंडों को पूरा करता है, चाहे वह शूटर हो या कोई भी जो इसमें संभावित रूप से शामिल था।
हमने एक मामले में बंदूक निर्माता पर भी कार्रवाई की है। आप जानते हैं, ऐसे कानून हैं कि अगर बंदूक ने गलत तरीके से फायर किया तो कुछ कानूनी प्रतिरक्षा मिलती है। लेकिन बंदूक निर्माताओं, बंदूक विक्रेताओं के खिलाफ मामलों के लिए भी कुछ प्रावधान हैं। पूरा दायरा शामिल है। अभी आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। आप जानते हैं, बीमा पॉलिसी की शर्तें इस तरह लिखी जाती हैं कि ऐसे मामले आगे न बढ़ सकें और उन पर बीमा कवरेज न मिले। और फिर किसी को अपने दम पर दीवानी मामले के वकील की फीस देनी पड़ती है। ऊपर से फौजदारी मामले के वकील की फीस भी चुकानी पड़ती है। लेकिन बहुत से वकील हैं, मैं भी उनमें हूं, जो ऐसे केस लेते हैं। बर्मिंघम में मेरे कई अच्छे दोस्त ऐसे केस संभालते हैं। हाँ, आगे क्या होता है देखेंगे। इस मामले में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। एक युवा महिला की दुखद मौत, जिसके आगे पूरी जिंदगी थी। जॉन फिलिप्स, पीड़ितों के वकील। लॉ एंड क्राइम पर आपको पाकर अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी हुई। अभी साफ नहीं है कि टावर्स अगली बार कब कोर्ट में पेश होंगे। हम इस मामले पर नजर रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का आरोप क्यों लगाया। लॉ एंड क्राइम के ऑन द केस में फिलहाल इतना ही। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें और अब पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं, अगले हफ्ते मिलेंगे।